बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया है। आर्मी एक्ट की दफात कल अदम करार देने का फैसला भी मुअत्तल कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब आम इंतखाबात में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुनाया गया है और साबिक़ निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया और इतना वक्त में हुकूमत में नहीं रहा जितना जिला वतन और कैद में रहा। ये तो बात दुरुस्त है। कैद में और जिला वतनी में तो रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया को इंक्लूड करें और लंदन को इंक्लूड करें तो बाकी ये है कि जो जरदारी साहब ने आज सरफराज बुगटी साहब शामिल हो गए पीपल्स पार्टी में। अब एक तो ये समझ नहीं आता ना कि वो जो एक दफ़ा कहा था ना परवेज इलाही साहब ने कि मैं उधर जा रहा था तो मुझे कॉल आ गई तो इधर से उधर चला गया, मैं उधर से उधर जाता तो मैं उधर, तो ये नहीं समझ में आता कि अचानक वो नून की तरफ जाते जाते वो रास्ता उधर से वो किस तरफ से वो पीपल्स पार्टी पे कहाँ से चले गए। तो बहरहाल उनको मुबारक हो और वो गालिबन अगले वज़ीर आला बलूचिस्तान उनके साथी कह रहे हैं कि वो होंगे, तो हमारी तरफ से उनको भी भेजिए मुबारकबाद। दूसरी जो बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने आज बात की और सिंध में ज़ाहिर है कि एहसन इकबाल साहब फ़ाल हैं, बशीर अहमद साहब भी उनके साथ है सारे। उन्होंने कहा कि कराची ऑपरेशन जो है, कराची ऑपरेशन तो नहीं चाहती थी मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत, नहीं चाहती थी कराची ऑपरेशन ये, और इस मतलब है कि इसकी तस्दीक फरमा लें, ठीक है ना, फुल स्टॉप। इसके बाद और इसके ऊपर मैं बहस भी नहीं करना चाह रहा। इसहाक डार साहब दुबई में उस वक्त बाबर गौरी साहब से मुज़ाकरात कर रहे थे जब चौधरी निसार साहब ने यहाँ से ऑपरेशन का स्टार्ट किया था और एक बड़ी डिवीज़न क्रिएट हुई थी बीच में। और बाद में मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ये कहा जब हुकूमत से वो बाहर थे, अब तो खैर हुकूमत में हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने कराची ऑपरेशन करके गलती की, हमें नहीं करना चाहिए था। तो ऑन रिकॉर्ड ये बात हो चुकी है, ठीक है ना। जो कहते हैं पास्ट एंड क्लोज ट्रांजिशंस को दोबारा यहाँ मत छेड़ें। वो चौधरी निसार साहब जो थे वो मुस्लिम लीग नून का एक जो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ शख्सियात हैं, वो शख्सियात कराची ऑपरेशन के हक़ में नहीं थी। वो MQM को वजारत में वो ला रहे थे, अनाउंसमेंट तकरीबन हो गई थी दुबई के अंदर जब यहाँ से चौधरी निसार साहब ने कहा कि ऑपरेशन शुरू हो रहा है कराची का। तो मेरे ख्याल से वो जो थोड़ा सा लेकिन जाहिर है कि उसके बाद अब MQM भी साथ है और MQM एक दूसरे रंग में है, तशद्दुद और वो जो सारे फैक्टर्स थे वो ख़त्म हुए। तो जाहिर है कि लेकिन ये जो बात की ना उन्होंने कराची ऑपरेशन चौधरी निसार का काम करना था और उससे जरदारी साहब अक्सर कहते थे कि ये बाकी सारे सही हैं, ये इसका मैं क्या करूँगा। ये चौधरी निसार साहब का जब ये बैठे होते थे ना सारी आम शख्सियात, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी, जब ये मिसाक़ी जमहूरियत और इशारा हो गया तो कहते हैं बाकी सारा ठीक है, इसका क्या करना है। तो वहाँ पे और जो रहनुमा होते थे वो कहते थे सर ये तो हमारी भी समझ में नहीं आता, कहते हैं यार ये सब सेट है, इसको जो है ना जरदारी तक। अच्छा, उस वक्त कराची ऑपरेशन वगैरह में आप 2011-12 की 13 की बात, ये जो बंदा है ना इसका क्या करना है ये नहीं समझ में आता। अच्छा, एक इसकी उसकी तरफ इशारा करते और भी शख्सियात होंगी, मैं तो खैर उनमें तो मैं तो पसंदीदा रहा हूँ उनका हमेशा। एक कहते थे ये और दूसरे वो इशारा करते थे अयाज अमीर साहब की, तो कहते इसका क्या करना है, ये सारे संभल जाएंगे, ये जो है ना ये मियाँ साहब ये मसला है, दो लोग आपके हमारे लिए बड़ा मसला है। एक अयाज अमीर की तरफ इशारा करते, मियाँ साहब उधर ठंडा वंडा करते थे कि नहीं जी कोई सुकून है, कोई चैन है, कोई मसला नहीं। कोई आगे जाके जो है वो चौधरी निसार साहब ने एक किया सिलसिला और उधर से अयाज अमीर साहब तो अब जाहिर है कि सियासत में नहीं फ़ाल, लेकिन ये कि तहरीक इंसाफ की तरफ। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सूरत है। अब इसमें ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा, सफ़ा आ ही नहीं हो रहा, सियासी सरगर्मियाँ शुरू हैं। सही देखें ना, जरदारी साहब ने आज बलूचिस्तान के अंदर उनकी एक प्रेजेंस हुई और वो लोग
काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि असल में मौसम ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, जी। वो मसनूई बारिश, मसनूई ये मसनूई, कोई असल चीज़ तो रही नहीं है ना यहाँ पे, जो भी चीज़ है वो मसनूई है। तो इलेक्शन बस ठीक होंगे, साफ और शफाफ होंगे, बाकी सारी चीज़ें मसनूई चल रही हैं। तो वो बहरहाल वो कई शख्सियात जो हैं उधर शामिल हो गई, और उधर जो है वो यानी अभी पीपल्स पार्टी मैदान में है प्रॉपर, लेकिन मियाँ साहब बहरहाल वज़ीर आज़म जो है उनके ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन उसमें जो इशू है ना वो ये है कि नवाज शरीफ साहब होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे, ये वजाहत नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ही आगे आ गए हैं खुद, और शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा वो जाहिर है कि, और नवाज शरीफ साहब खुद अगर आगे आते हैं, जाहिर है कायदे हैं उनकी पार्टी के, उनको ही लोग मानते हैं, उन्हीं का वोट है, वोट भी उन्हीं का है। मरीम नवाज साहबा लाहौर से, लेकिन मरीम नवाज साहबा को MQM ने कराची से कहा है, MQM फिर क्या जवाब में पंजाब से सीट्स लेगी। तो ये अभी तक थोड़ा सा यानी कैंडिडेट्स कौन होंगे ये भी आने वाले चंद दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसी तरह से पीपल्स पार्टी में भी बिलावल साहब होंगे या जरदारी साहब खुद होंगे, ये भी अभी ऐलान होना है। और बाकी जो है वो तो सियासी सरगर्मियाँ तो शुरू हैं ना, उधर शुरू हो गए, उधर भी शुरू हो गए। रात को एक वर्चुअल जलसा हुआ बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ का, ठीक है ना, वर्चुअल जलसा जिसके नताइज सुबह तक हम वकते रहे। तो सब ने अपने अपने अंदाज में सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। अब सब बंदियाँ कैसे होंगी ये है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनका अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने अब ये बात पहले भी हुई थी दोबारा कि उन वहाँ पर जो अहमद महमूद साहब हैं वो जनूबी पंजाब के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, तो वो अगर उनको यहाँ से मामलात उनके ठीक नहीं हुए मुस्लिम लीग नून से, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ उनका दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। तो ये अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई कि तहरीक, इसी तरह से KP के अंदर जो है वो परवेज़ खटक साहब क्या तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे या वो जाएंगे पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ जाएंगे, ये भी वजाहत नहीं हुई। उनकी भी तो एक पार्टी है ना जी। तो ये अभी कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से ऐसी हैं कि जिसमें क्लैरिटी आना ज़रूरी है। और ये जो वर्चुअल कर रहे हैं लोग, ये अगर कहीं वाकई निकल के आ गए हकीकी शक्ल में वर्चुअलिटी से इन रियलिटी वोटिंग डे पे निकल के आ गए, तो क्या होगा, ये भी एक सवाल है। ठीक है, ये सवाल है। तो अब ये है कि, और तो इसका कोई अभी रंग रूप आने वाले दिनों में, ये तो तय हो गया ना आज, तो बिल्कुल जो आज बात उन्होंने की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शंस जो हैं उनकी हल्का बंदियाँ, उनको डिले करवाने की कोशिश और ये सारा, ठीक है, वो तो बिल्कुल इलेक्शंस अपने टाइम पे, उसकी टाइमलाइन भी सामने आ गई इलेक्शन कमीशन की। अब फैसला वो निशान वगैरह के हवाले से क्या फ़ैसला होता है वो भी सामने आ गया, और अब इसमें यह है कि आगे किस तरह से चलना है ये भी चंद दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन बस ये कोई अजीब सी बात भी नहीं लगती अब, ये जो बातें हैं ना कि कौन किधर होगा, कौन किधर होगा, उधर से जाता उधर जाता, मतलब खैर है, मतलब ये कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताऊं, पूरे मंशूर आते थे, एक दौर ऐसा था और अभी भी है कई मुल्कों में दुनिया के, कि पूरे मंशूर आते हैं कि जी ये जो है ये मईशत इस तरह से ठीक होगी, और सिक्योरिटी के मामलात इस तरह से, खारजा पॉलिसी ऐसी होगी, महंगाई ऐसे कम होगी, और मतलब एक पूरा प्लान मंशूर जो है ना उसके साथ, ये नहीं कि इधर से उधर हो गए तो इधर से उधर हो गए तो ये 10, लेकिन 12, ठीक है, ये सिक्का राजुल वक्त यही है तो यही सही। लेकिन यह है कि बड़ी अजीब सी बात है, उधर से उधर चले गए तो उधर से उधर चले गए, तो वो उधर आ गए तो उधर आ गए, तो उधर पहुंच गए, तो किसी ने दुपट्टा उतार के चादर पहन ली, चादर उतार के ये कर लिया, एक स्टाइल चला हुआ है ना। तो वो मतलब है कि वो अजीब सी है बात। लेकिन ये कि ये इसकी हतमी सवबंदी अभी होनी है, क्योंकि असल जो मार्का है वो तो पंजाब का है कि पंजाब में कैसे, KP में कैसे, बलूचिस्तान, और इशू ये भी तो है ना कि वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि मईशत और सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी और मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ अगर नहीं है तो फिर ये अदारे इतने सारे क्यों हैं, ठीक है। तो मतलब वो तो इस तरह से तो फिर जावेद इकबाल साहब भी सही थे तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर लेते। तो मतलब ये कि नहीं, मेरा ख्याल है भी काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं इसमें।
तो अभी देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ये मामला किस तरफ जाते हैं। इलेक्शन तो हो रहा है वक्त पे, सब बंदियाँ, ऑपोजिशन कौन बैठेगा वहाँ पे, क्या सादा अक्सरियत होगी, क्या 2/3 होगी, क्या होगा जोड़ तोड़ अभी बस। लेकिन ये है कम से कम कि वो सरगर्मियाँ आपको शुरू होती नज़र आती हैं, चाहे वो ज़मीन पे हों या खला में लोअर अर्थ ऑर्बिट से जो है वो चल रही हों, लेकिन ये है कि शुरू हो गई हैं। सही। ठीक है, और अच्छा है, अब ये देखते हैं कि आगे किस तरह से मामला चलते हैं। अच्छा, और उसके साथ ही जो है वो पाकिस्तान का बाकी सारे जो रियासत की बात हो रही है ना, बाकी सारे खित्ते में और मुल्क जो इलाके के हालात हैं उसमें जो जिम्मेदारियां और चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बढ़ने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वो है सिक्योरिटी, इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, फॉरेन पॉलिसी। इसको कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी ऊपर कर लें या सिक्योरिटी ऊपर कर लें या इसको इकोनॉमी के, सारे इंटरलिंक्ड हैं। और अंदर लोग आपके सुकून चैन से हैं मुल्क के अंदर, यानी अगर परेशान भी हैं तो ये तो देख रहे हैं ना कि कम से कम ये तो ख़त वजाहतों के नहीं आ रहे हैं ना कि पुराने जज साहिबान हैं या नए जज साहिबान, या क्या अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक ख़त आया है उसकी वजाहत में कुछ नहीं कहूँगा, मगर अजीब सी बात है कि मतलब कुछ रिटायर्ड साहिबान जो हैं वो वहाँ से निकलते थे, या फाइज ईसा साहब के बारे में वजाहत आई कि उन्होंने तो पूरा करवाया है, पूरा अपना जो सिक्योरिटी क्लियरेंस कि कुछ लोग, क्या ऐसा भी मुमकिन है वो जो स्कैनर होता है उसको सबको गुजारना पड़ता है? ये कैसे मुमकिन है कि कोई वहाँ से निकल जाए साइड पे, उसके जेब में कुछ असला हो, कोई चीज़ हो? ये तो मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या है बात, इसको मैं ज़्यादा समझना भी नहीं चाहता। ठीक है, हालात ऐसे हैं कि इस वक्त ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इशू ये है कि तो अच्छा, ये रियासत के चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। रियासत के चैलेंजेस हैं ये इकोनॉमी, सिक्योरिटी, 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 इकोनॉमी, 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 स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये इश्यूज़ हैं। और वो इसलिए हैं, उसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि बार बार ये मैं बात दोहरा रहा हूँ और एक अरसे से दोहरा रहा हूँ कि ये इश्यूज़ हैं, 4-5-6 इश्यूज़ हैं जिनका ये बाकी रोले लप्पों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, ये जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन लॉयड, ये पहुँचे हैं आज तल अवीव। और ये बात मैंने पहले भी कही थी और कल मैं कही थी, और मैं पहले से भी मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ऑस्टिन लॉयड जो है ना, वो अनलाइक माजी के जो काम स्टेट डिपार्टमेंट करता था वो अब लगता है कि डिपार्टमेंट डिफेंस कर रहा है, कि वो सॉफ्ट है। यानी वो सॉफ्ट से मुराद वो समझा रहा है, ये नहीं कि सॉफ्ट है। फौज का काम होता है लड़ना, ये नहीं कि वो कोई बिल्कुल नहीं, वो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। और वो उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था इस महीने के शुरू में, और वो ये था कि आप ज़मीनी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, इसराइल को कहा था। तो स्ट्रेटेजिक डिफीट हो, स्ट्रेटेजिक डिफीट की इस्तेलाह उन्होंने इस्तेमाल की थी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, स्ट्रेटेजिक डिफीट। और उसकी वजह उन्होंने बताई थी कि आप जब, अच्छा, ये ऑस्टिन लॉयड जो हैं, ये इन्होंने अफगानिस्तान भी देखा हुआ है, इन्होंने इराक भी देखा हुआ है, ठीक है, और इन्होंने दाइश जब ये मोसल पे सारा करने वाली थी तो भी ऑस्टिन लॉयड एक्टिव थे। अच्छा, और वो जनरल ब्राउन जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो भी फाइटर पायलट्स रहे हैं, और पता नहीं कितने घंटे, 130 घंटे उन्होंने फ्लाई किए कम्बैट मिशंस को, और वो भी तो मतलब वो जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये क्या है मामला, और उन्होंने रिस्ट्रेन दिखाया। यानी ठीक है, जहाज भेजे अपने, उनके कैरियर्स खड़े हैं, उन्होंने ड्रोन्स को गिरा, लेकिन एग्रेसिवली वो उन्होंने एंगेज नहीं किया। ये बुश का दौर होता है, कोई ट्रम्प होता है बम मार दो, उड़ा दो, सबको मार दो, मार दो। ये प्रॉब्लम जो बाइडेन इंतजामिया में खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है, मैं दोबारा फिर नाम ले रहा हूँ, जैक सल्लिवन और सेक्रेटरी बाइडेन, फिर वही कि आगे पीछे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और आखिर में ये हुआ कि वो कहते हैं ना, जब सब बिखर जाती है ना चीज़, तो ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया। उधर से बाइडेन जो है वो उनके पोल आ गया है उनके अगेंस्ट कि जी वो अक्सरियत जो है वो उनके खिलाफ जा रही है इलेक्शन ईयर में। तो उसके नतीजे में ऑस्टिन लॉयड जो है वो तल अवीव में है, और तल अवीव में वो हैं, और जाहिर है कि वो स्टेट टॉक करेंगे। अच्छा, ये भी कमाल की बात है कि जो CIA चीफ हैं विलियम बर्न्स, ये जॉर्डन में भी एम्बेसडर रहे हैं,
अरबी बोलते हैं बड़ी अच्छी, बाकी मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में भी नॉट एज ए एम्बेसडर लेकिन एज ए डिप्लोमेट सर्व किया है, और ये रशिया में भी रहे हैं एज एम्बेसडर, तो रशियन भी बोलते हैं। ये भी वो टिपिकल CIA के होते हैं ना कि जो आपको एक काम खराब करने वाला, ये भी डायलॉग के फेवर में थे। यानी CIA चीफ खुद, क्योंकि डिप्लोमेट है ना, ऐसा बहुत कम हुआ है कि कैरियर डिप्लोमेट CIA को हेड कर रहा हो, तो वो मामलात सुलझाने की तरफ जाने वाले। ये कह रहे हैं कि जी आप डायलॉग में इन्होंने रोल प्ले किया। विलियम बर्न्स का बड़ा रोल था ये जो कतर में डायलॉग हमास के साथ हो रहे थे, और जिसके नतीजे में यरगमाली इधर से पीछे, फिर जैक सल्वन और नेतन्याहू और बाइडन के एक कान में कोई बात कर रहा है, कोई कर रहा है, करते वो खैर जो बर्बादी होनी थी वो हो गई, शहादतें हो गई, सब कुछ हो गया। और आंख तब खुली जब 3 बंदे अपने मार दिए। तो अपनों को जो मारा खुद, जो कि शर्ट उतार के आ रहे थे, तो पता चला कि वो जो 20,000 जिनको मारा गया है, तो उनको भी तकलीफ हुई होगी, उनके भी बच्चे, उनके भी वो भी जख्मी पड़े हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब जनाब तल अवीव में लोग सड़कों पे हैं। ये वो नुक्ता नज़र है जो ऑस्टिन लॉयड पहले दिन से कह रहे थे कि ये ज़मीनी, ये जो है ना कि आप इसको मस्मार कर दें और फिर जाएं, ये हमने लेसन्स लर्नड, ये वहाँ पे जो NDO है ना, एक अजीब सी बात बताऊँ, जो NDO है उसमें मुझे जो अमेरिका की जो क्रिस्टल सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे एजाज़ हासिल हुआ है पढ़ाने का। सही। तो पढ़ाने से मुराद ये कि उन्होंने बुलाया था, ये मिडिल ईस्ट के इश्यूज़ पे ही दावत दी थी उन्होंने, ब्रुकिंग्स वालों ने भी और इन्होंने भी। लेकिन ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग, और वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के ऑफिसर्स भी थे, वो परेशान हो गए देखे डॉक्टर शाहिदा के, इंडिया से भी थे, बाकी लोग भी थे, ये कौन आ गई अब। एनीवे, तो वो उसमें वो लेसन्स लर्न में ना उनके बड़े सेशंस होते हैं, लेसन्स लर्नड। तो हमारे जो ऑफिसर्स थे पाकिस्तान के आर्मी के, वो तो बड़े सीनियर पोस्टों पे हैं, तो वो परेशान, वो कहते हैं ये डॉक्टर शाहिद मसूद। मैंने कहा जी मैं डॉक्टर शाहिद मसूद, इत्तेफाक से खादिम। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहते हैं वो ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर से आए हुए थे। मैंने कहा जी मुझे भी इन्होंने बुलाया है कि मैं यहाँ पे कुछ बकवास करके जाऊँ बोल बाल के जाऊँ। ये 2014 की बात है, 2013-14 की बात है। एनीवे, तो लेसन्स लर्न उनका बाकायदा होता है कि हमसे गलतियाँ कहाँ पे हुई, हमसे कहाँ पर गलतियाँ हुई और कहाँ से हमने क्या सीखा। अच्छा, अब ऑस्टिन लॉयड वापस पहुँचे तल अवीव, और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो ये कह रहा है कि ऑस्टिन रिटर्न्स टू इसराइल विद अ टफर मैसेज एंड लेसन्स लर्नड। ये लेसन्स लर्नड जो है ना, ऐसे एक्चुअली लेसन लर्नड उनके सेशंस होते हैं, उनके जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सेशंस होते हैं लेसन्स लर्नड कि क्या सीखा, वो प्रॉपर उसको बड़ा वो यहाँ पर हो गया, अफगानिस्तान में हुआ तो कैसे हुआ, ट्रेनिंग आगे पीछे दाएं बाएं, तो लेसन्स लर्नड ये जो टर्म है ये बड़ी इंटरेस्टिंग यूज़ की है, प्रॉपर उनकी ये मिलिट्री की टर्म है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूज़ की है, लेसन्स लर्नड। अच्छा, ये पहुँचे और ये यहाँ पर एक टफ मैसेज लेकर आए न्यूयॉर्क टाइम्स की। मैं पहली स्लाइड अगर कोट करूँ कि ऑस्टिन लॉयड टू इसराइल विद अ टफर मैसेज एंड लेसन्स लर्नड। अब ये आएंगे और ये इस गुफअप को ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके साथ ही एक तो ये ही इज़ मोर अ डिप्लोमेट, बट डिफ़िकल्ट टू मतलब इनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना कि वेदर इज़ अ गुड डिप्लोमेट और इज़ अ गुड मिलिट्री पर्सन। लेकिन जो है वो इनके खिलाफ शुरू हो गए थे जब इन्होंने कहा ना ये कि ये मेरा ख्याल है, तो इनके खिलाफ वो जो लिंडसे ग्रैम और सेनेटर बोलना शुरू हो गया था, वी डोंट ट्रस्ट दिस गाय और फलाना ढिमाकना। लेकिन अल्टीमेटली बंदा दुरुस्त साबित हुआ कि ये जंग जो है ये ख़राबी की तरफ जाएगी। ये होता है ना कि लॉयल्टी होती है आपकी, तो आप अपने सरबराह को बता देते हैं बात और चुप करके बैठ जाते हैं फिर साइड पे। ये खामोश, ये यूक्रेन पर भी इनका आपको पता है, यूक्रेन के ऊपर भी इनका दूसरी राय थी। ये यूक्रेन पर भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था कि ऐसे ना करो ऐसे करो। तो लेकिन वो ज़ेलेंस्की उधर से और उधर से जनाब वो बाइडन साहब और वो ऑस्टिन लॉयड का नुक्ता नज़र हमेशा आप यूक्रेन पे देख लें, इनका नुक्ता नज़र डिफरेंट है। ये जाते रहे हैं यूक्रेन की हमायत वगैरह, लेकिन इनका नुक्ता नज़र हमेशा डिफरेंट रहा है। एनीवे, अब ये आए हैं जनाब, लेकिन उसके साथ ही जो विलियम बर्न्स हैं वो पहुंच गए हैं पोलैंड, और पोलैंड में वार्सा, ठीक है, वार्सा पैक्ट जो वार्सा,
ओस्लो में तो नहीं काम बना, तो ओस्लो में तो ये मोसाद के चीफ और ये थे मोसाद के चीफ और कतर के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म, तो ये मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनी। तो अब जो है वो ये पहुँचे हैं, अभी इनकी मुलाकात हो रही है, उधर तल अवीव में भी जारी है और उधर भी, उधर कांस्टेंट डायलॉग्स हैं और आपस में, और वहाँ CIA के चीफ भी ज्वाइन कर रहे हैं पोलैंड के अंदर। पोलैंड में जो मुज़ाकरात हैं उसमें CIA के चीफ, मोसाद के चीफ और ये बैठेंगे साथ उनके जो है वो कतर। सही। अब आप रोल देखें कि क्या किस मुल्क ने कैसा रोल प्ले किया है इस वक्त, और ये उस वक्त हो रहा है जब थोड़ी देर बाद करारदाद पेश हो रही है, फिर जंगबंदी की सिक्योरिटी काउंसिल में UAE पेश कर रहा है फिर दोबारा। लेकिन पहली करारदाद में तो यानी आप देखें ना, जो जनरल असेंबली की करारदाद थी 193 में से 153 दुनिया के मुल्क एक तरफ खड़े हो गए थे। ऐसे ही। और इस दौरान अभी जो करारदादों में करारदादें आ रही हैं, तो उसमें जर्मन फॉरेन सेक्रेटरी ने कल जो लिखा, और उनके साथ ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरॉन, जो प्रॉपर यानी होता है ना कि आपको लगता है कि यार ये मतलब बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, उन्होंने लिखा। और फिर उसके बाद जो है उसके साथ ही जो फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो आज कल तो एक तो सीज फायर की बात करेंगी, और फिर ये कि रफा में स्ट्राइक क्यों की, हमारे लोगों को मारा है, और फिर उसके बाद वो आज लेबनान में है। फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर आज लेबनान में, ये ताकि जंग ना फैले। देखिए इन मुल्कों की बात, इनके हुक्मरानों की बात, या इनके वज़रा ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा की बात लोग क्यों दुनिया में सुनते हैं? इसलिए उसकी वजह ये होती है कि वो एक, उनका एक रोल ऐसा होता है ना। अच्छा, उनकी नबी बेरी से मुलाकात हो रही है, नबी बेरी स्पीकर हैं, स्पीकर जो हैं वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेबनान वो अहले तशी होते हैं, और वो ही इज़ वेरी क्लोज टू हिजबुल्लाह। ठीक है, उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, वज़ीर आज़म से भी मिलेंगी, सदर मिलेंगी, सदर का तो चुनाव नहीं हो पा रहा, वहाँ एक क्राइसिस है। लेकिन ये कि वो जो है वो वज़ीर आज़म से, जो कि सुन्नी होते हैं ज़ाहिर है, नजीब मालिकी जो है, तो वो उनसे, और उसके बाद जो है वो इनसे मिलेंगी नबी बेरी से। तो वो वहाँ पे कि ये बॉर्डर जो है वो ठंडा हो और लोग उनकी बात सुनेंगे। ये मैं आपको बताऊँ, लेबनान के लोग उनकी बात सुनेंगे, अमेरिका की इसीलिए नहीं सुनेंगे कि अमेरिका ने एक पोजीशन ली हुई है। तो अनलेस एंड अनटिल अमेरिका एक अपने आप को ठंडा करे मामला, तो वहाँ फ्रांस ने जाके रोका है चीज़ों को। ठीक है ना, इसी तरह डिप्लोमेट्स का ये काम होता है, आग लगाना काम नहीं होता दुनिया में, उनका काम होता है ठंडा करें मामला को। अच्छा, इसी दौरान जो है, लेकिन वो 20,000 शहीद जो कर दिए लोग, उनका हिसाब किताब कौन लेगा? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसको कब, इसके साथ नेतन्याहू को कब अमेरिका फेंकता है उठा के साइड पे, जिस तरह जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है। ये जो है ये इसी दौरान जो है वो हुतीज़ ने दोबारा, अब मुझे नहीं पता कि 2 जगहों पे उन्होंने 2 जहाज़ों पे अटैक किया है या ये 3 जहाज़ हैं 24 घंटों में। लेकिन उसमें देखें ना, उसके नतीजे में तो एक तो ये 14वीं जो स्लाइड है, जो कि हांगकांग की बड़ी शिपिंग कंपनी है, इन्होंने भी जो है वो अपनी बंद कर दी है। OOCL जो है, इन्होंने भी अपनी शिपिंग बंद कर दी है। ठीक है, तो ये जो है ये OOCL वाले जो हैं, उन्होंने जो है ये आज अपनी शिपिंग को बंद कर दी है। लेकिन उसके साथ ही जो 13 स्लाइड है वो जो बरतानिया की जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइज, वो कह रहे हैं अटैक्ड UK TMO, एक अटैक वो रिपोर्ट कर रहे हैं। और एक अटैक जो है ये MV स्वान पे हुआ है, ये नॉर्वे का जो 16th स्लाइड है, ये ऑयल प्रोडक्ट्स टैंकर हैं। अच्छा, उसके नतीजे में ये जो MV स्वान अटलांटिक पे हुआ है, इसके नतीजे में ये हुआ है कि एक तो ये OOCL ने अपनी बंद कर दी है यहाँ से सारी लेकिन उसके नतीजे में जो ज़्यादा मेरे लिए परेशान कुन खबर, सबके लिए परेशान कुन होनी चाहिए, वो ये है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपनी शिपमेंट्स को, ऑयल की शिपमेंट्स को बंद करने का ऐलान किया। अच्छा, ये जो ऑयल की शिपमेंट्स को बंद करने का ऐलान किया है, इसके नतीजे में
दो वजूहात की बुनियाद पे आने वाले दिनों में, एक तो जंग ये ख़त्म हो, ये दोनों मामलात हल होने चाहिए। दुनिया में बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आ सकता है क्योंकि ऑयल की प्राइसेस शूट कर रही हैं ऊपर इस वक्त। ये क्योंकि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने बंद किया है अपनी यहाँ से अपनी शिपमेंट्स को, तो इसलिए ऑयल की प्राइसेस जो हैं ये बढ़ सकती हैं। ठीक है, इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। और दूसरी वजह जो महंगाई का सैलाब है वो इसलिए आ सकता है कि यूक्रेन की डील नहीं हो पा रही। वो गंदम की जो डील थी, जो यूनाइटेड नेशंस और जिसमें टर्की ने रोल प्ले किया था, और उसमें ये था कि वहाँ से जो शिपमेंट्स हैं गंदम, 400 मिलियन लोग दुनिया के डिपेंडेंट हैं यूक्रेन की गंदम पे। तो वो जो ब्लैक सी का एक पूरा माहदा था कि जी यहाँ से ये जो अगर हम उसमें मैप में देखें तो ये था ना कि गंदम यहाँ से काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं शुरू में। ये डॉटेड लाइन जो है ये ग्रेन कॉरिडोर, तो ये डील जो है ये टर्की और रशिया यूनाइटेड नेशंस दरमियान में पड़ा था, ये डील ब्लॉक हो गई है, अब रुक गई है आज। तो ये डील अगर रुकी रहती है तो गंदम को बहरान और ऑयल का बहरान, तो उसके नतीजे में महंगाई शूट कर सकती है। तो ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी जो बात है, इस कदर वाहियात बयान दिया है इस शख्स ने। ये जो 10 स्लाइड है ये मतलब है कि इसको इश्यूज टुडे, ये कहता है बंदा, इसराइली लोकल कौंसल हेड जो है वो कहता है फ्लैटन गज़ा लाइक और शी वाज टुडे इन रेडियो इंटरव्यू। और ये जो है ये ऑशविज़, मैं अगर इसको सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ, ये वो जगह है, अगर हम इसको, ये लोगों को अगर इसका इल्म हो, ये वो बदतरीन कंसंट्रेशन कैंप है जहाँ 1939 से लेके 40s तक, 44, 45 तक, जहाँ पे यहूदी कहते हैं कि जो जिसको हॉलोकॉस्ट का एक हिस्सा कि बदतरीन कंसंट्रेशन कैंप था, नाजी जर्मन्स ने वहाँ पे कत्लेआम किया और मजालिम किए ढाई। तो ये जो है अब ये बंदा कह रहा है, यरूशलेम पोस्ट देखें आप ज़रा 8वीं स्लाइड, कि इसराइल शुड मे गज़ा लुक लाइक और शी वाज, ये उनके काउंसिल का हेड कह रहा है। यानी इसको ये वो कहता है, ये ज़रा देखें आप, इसराइल शुड बी सेंडिंग, इसराइल क्या करना चाहिए। अभी आप ज़रा ज़हनियत देखें, ये एक तरह से मेयर है वहाँ तल अवीव का। इसराइल को फ़लस्तीनी गज़ल्स को जो भाग रहे हैं इनको रिफ्यूजी कैंप्स में लिबनान भेज देना चाहिए, पूरे गज़ा स्ट्रिप को खाली करवा के और लेवल कर देना चाहिए, तब बर्बाद करके इसको म्यूजियम बना देना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे वो कंसंट्रेशन कैंप जो आविजिस का था वहाँ पे पोलैंड में, अच्छा वो जो है वो एक अजीब व गरीब किस्म के बयानात, मतलब एक अटर नॉनसेंस जी। तो इन बयानात को, या तो ये इंतहा पसंद हुकूमत थी, जब ये हुकूमत साजी हो रही थी तो यूएई ने पैगाम भेजा था कि आप ये हुकूमत ना बनाएं, हमारे मामलात ख़राब हो जाएंगे इस पूरे खत्ते के। लेकिन यूएई आज करारदाद पेश कर रहा है, और यूएई ने ये सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, मैं कह रहा हूँ ना, कोई मुल्क कोई रोल प्ले कर रहा है, कोई मुल्क किसी ने कोई रोल प्ले किया है, किसी ने कोई रोल प्ले मुल्कों में, और पूरी दुनिया बाकी 153 मुल्क खड़े हो गए। लेकिन इसमें जो है इसका, अच्छा अब पाकिस्तान पे क्या असर होगा देखें। इश्यूज हैं सिक्योरिटी के, इश्यूज हैं एक बहुत संजीदा फॉरेन पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं होगी, सिक्योरिटी ठीक नहीं होगी, आपकी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म लोग सोच रहे हैं, मतलब यहाँ छोटी इधर से उधर, उधर से उधर, जो जिस तरह से कंपेन हमारी, ये इसको एक शक्ल देखे ना जल्दी, मतलब लोगों के 86% वोट्स लेके जनरल सीसी तीसरी दफ़ा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं मिस्र के, तो उनको मुबारकबाद। लेकिन ये है कि ये जो है ये अनसर्टिनिटी जो है ना, अच्छा उनको बड़ा, जो इजिप्ट की पॉलिसी रही है ना ये जो इस पूरे क्राइसिस में, उस पॉलिसी का बहुत फ़ायदा हुआ है जनरल सीसी को। इलेक्शंस में एक उनके अपने वोट थे, लेकिन ये जो पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है ना, जो बहुत ज़्यादा प्रो पैलेस्टीनियन पॉलिसी थी, तो उसमें क्योंकि उनके बारे में तासुर ये था कि शायद वो नहीं, लेकिन उन्होंने जितना उन्होंने कि यहाँ पर कोई दहशतगर्दी भी ना हो, यहाँ पे जो है वो जो लोग जाना चाह रहे हैं इमदाद लेके उनको भी फैसिलिटेट करना, बाहर निकालना, इजिप्ट के अपने इश्यूज़ हैं।
और ये सुइस कैनाल बंद होने के बाद उनको जाहिर है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लेकिन ये कि जी, इसको डॉक्टर साहब। जल्द से अब पाकिस्तान के अंदर आज वक्फा लेने ठीक उसके है बाद डॉक्टर बात साहब, ब्रेक के करते हैं बाद कि ये डिस्कस सब करते हैं। पाकिस्तान पे असरअंदाज हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप डिस्कस कर रहे थे कि जो खत्ते के हालात हैं उससे तेल की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी और महंगाई का एक तूफान आएगा, पाकिस्तान भी मुतासर होगा। महंगाई बिल्कुल होगी। एक तो मैंने आपसे कहा ना कि एक तो ये पहली दफ़ा ये पेट्रोलियम के टैंकर्स की तरफ से ये बंद हुई है, सही। ठीक है, शिप में। इससे पहले दूसरे ये, और ये बहुत बड़ी CNN ब्रेक कर रहा है ना अभी 27th, ऑयल एंड गैस प्राइसेस जंप एज BP स्टॉप्स रेड सी शिपमेंट्स। ये जो है ना ये बड़ा ये बड़ी खबर है, ठीक है, ये बड़ी खबर है जिसके असर, और मैंने आपसे कहा कि वो वहाँ पर ग्रेन की जो गंदम की डील भी नहीं हो पा रही। अच्छा, एक और इसमें मामला और बिगड़ गया है। मैं चंद रोज़ पहले हमने जिक्र किया था कि जहाज़ अगवा हो गया है। जी। अच्छा, फिर वो जहाज़ की खबर नहीं आई। हमने कहा था एक जहाज़, कई जहाज़ों पे तो अटैक हुआ है, लेकिन एक जहाज़ शायद हुतीज़ अगवा करके ले गए। अच्छा, फिर एक सन्नाटा छा गया था कि वो जहाज़ किधर गया, यानी क्या वो हुतीज़ के पास है? हुतीज़ के पास तो नहीं है जहाज़। तो वो उस जहाज़ के बारे में जो है वो ये 23rd जो स्लाइड है, शिपिंग टेलीग्राफ, ये जाहिर है कि जहाज़ों के बारे में बताते हैं। तो स्पेनिश ये कह रहे हैं कि स्पेनिश नेवी ट्रैक्स इन्होंने ट्रैक कर लिया है सोमाली पायरेट हाईजैक वेसल हीरोइन को। ये सोमाली इसको अगवा करके ले गए हैं, ठीक है। और ये जो है ये जहाज़ इस वक्त सोमालिया की बंदरगाहों पे इसको सोमाली कज़ाक ले गए हैं। अच्छा, अब इस पे लोग कितने हैं इसके बारे में मुतज़ाद आ रहा है, लेकिन इस पे काफ़ी बड़ी तादाद में इस पे अमला है। और इसको यमन में नहीं बल्कि इसको यमन में तो ऑलरेडी एक जहाज़ खड़ा है, एक जहाज़ अब चला गया है सोमालिया की साहिल पे। इसके ऊपर वॉइस ऑफ अमेरिका ने फिर, अच्छा, इसको इंडियन नेवी भी इसको बचाने आई थी, लेकिन वो जाहिर है कि कम्बैट से दूर वो रहे, लेकिन वो इसके पीछे गए होंगे, लेकिन ये फिर आगे लेके इंडियन नेवी भी वहाँ तक नहीं जा सकी, कज़ाक लेके निकल गए। वॉइस ऑफ अमेरिका इसको बता रहा है कि इंडियन नेवी शेडोइंग कैरियर लाइकली टेकन बाय सोमाली पायरेट्स इन अरेबियन सी। और ये कल थी, लेकिन लाइकली को हमने थोड़ा सा करके, लेकिन आज फिर जो टेलीग्राफ है जो बरतानिया का, उन्होंने जो 31 स्लाइड के बल्क कैरियर हाईजैक बाय सोमाली पायरेट्स एज एक्सपर्ट्स फेयर हुती अलायंस, यानी हुतीज़ का अलायंस जो है वो जो सोमालिया में जो जहाज़ लेके गए हैं उनका, यानी ये बहरा अमर के इधर और इधर अलायंस हो गया फोर्सेस का। तो इधर कोई जहाज़ नहीं जा पाता तो इधर की तरफ वो जहाज़ मुड़ता है तो इधर से उसको इधर से ले गए उठा के। तो इसी के नतीजे में अब वो पूरी जो एक है, आप समझें कि ये यानी दोनों का अलायंस इस तरह से हुआ है कि वो, यानी थोड़ी छोटी सी जगह है ना, तो यहाँ से जहाज़ ने निकलना है तो ये बाब मंदरब से तो इधर नहीं तो इधर, तो वो वहाँ ले गए। और इसको वॉइस ऑफ अमेरिका ने कल खदशा जाहिर किया था, जो 22nd स्लाइड मैंने दिखाई कि शायद ये टेकन बाय सूबे, तो ये वहाँ चला गया। आज इसकी कंफर्मेशन जो ये हो गई। अच्छा, इसमें जो है, इसमें एक बात अब इसमें अहम है, वो ये है कि क्या जो ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई है इसकी, क्योंकि गज़ा जंग के साथ साथ जहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ वो सारे मामलात हो रहे हैं, तो ग्लोबल शिपिंग लेन का क्या होगा और इनमें कौन से मुल्क आएंगे साथ, क्योंकि ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन गालिबन एक अनाउंस करना है सेक्रेटरी डिफेंस ने, उसमें कौन से मुल्क आएंगे इस वक्त कौन से मुल्क इस, देखें इस वक्त इस जंग में कोई भी नहीं आएगा मेरा ख्याल, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मतलब है कि फिर जाके खाना जंगी छिड़ जाए और फिर इस इलाके, मतलब एक जो जंग छिड़ी हुई है उस जंग का ख़त्म होना ज़रूरी है, या एक नए महाजों का, नई जंगों का रिस्ट्रेन किया है। ये जो है ना इराक के अंदर भी जो अटैक्स हुए हैं एनुल असद बेस पे और बाकी पे, तो एक रिस्ट्रेन है उसमें। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़े कोई जंग छिड़ गई हो इराक के अंदर। उन्होंने भी आगे से जो रॉकेट आ रहे थे उनको महफूज किए और स्ट्राइक्स किए, मतलब एक लिमिटेड वॉर आप कह लें या स्ट्राइक हो रही है, उधर से जवाब इधर से जवाब इधर से। और ये हिजबुल्लाह को के बॉर्डर को ठंडा करने के लिए ये भी फ्रांस सेंटर हो गया। मसला ये कि हुतीज़ के लिए अब ये जब तक बुनियादी इशू चल रहा है गज़ा का, मैंने कहा ना जियो पॉलिटिकल गज़ा का, आप जियो पॉलिटिक्स में देखें तो गज़ा एक टाइम्स टू कम एक मॉडल है जिसको पढ़ाया जाता रहेगा।
कि ये क्या हुआ गजा के इस, क्योंकि मतलब है कि मतलब 2-3 महीने में एक इतनी सी पट्टी काबू में नहीं आई, ये क्या हुआ। और वो यस अनवर, ये मेरे टाइम्स टू कम, अब जो भी हो, अब आप उसको न्यूक्लियर बम गिरा दें, उनको जो मर्जी करना है कर दें। आज उनकी तरफ से, इस्माइल हानिया की तरफ से कहा गया है कि जितना इसराइल जंग को लंबा खींच सकता है उससे ज़्यादा हम खींच सकते हैं। इस्माइल हानिया की तरफ से आज कहा गया है कि जितना इसराइल जंग को लंबा खींच सकता है उससे ज़्यादा हम खींच सकते हैं। लड़ाका जंगजुओं के फौज के हवाले से भी, लड़ने वाले लोग भी, और पैसा भी, और जो हिम्मत है, हौसला, वो भी। उन्होंने कहा हमारे अंदर ज़्यादा है। जो नतनयाहू कह रहे हैं ना, मैं इसको खींचूंगा 2 महीने, ने कहा तो 2 महीने ना, मैं जितना खींचना है खींच लो। तो मतलब ये धमकियाँ ना लगा। उन्हें तो जवाब आया। अब ऑस्टिन लॉयड आके, अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने, ये जितनी जंगें हैं इनका नुकसान जाता है यूरोप को हमेशा, ठीक है जी। और वो इमिग्रेंट्स और ये और वो सारा, तो बाकी दुनिया ने अब इसको संभालना है कि मजीद कोई जंग ना छिड़े। और उधर मैं बात जो बार बार कह रहा हूँ कि बाइडेन जो है वो, उनका इलेक्शन ये पूरा जंगों के साथ ही, अब ये नहीं इनमें से किसी को क्लोज कर दें ना, किसी एक जंग को ख़त्म होती है, एक वो छिड़ी हुई है जंगें, उधर सूडान के अंदर फटा पड़ा हुआ है, उधर सऊदी अरेबिया उनकी सुलह करवा रहा है। ये वो मसले हैं जो मतलब है कि बस वो, आप देखें कितनी मुश्किलों से इराक जो है, इराक में एक हुकूमत है, ठीक है, हुकूमत मौजूद है, लोग जाते हैं आते हैं। अब इराक में आप दोबारा से, या सीरिया में, अरब लीग में लेकर आए हैं, मतलब, और बड़े रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है हिजबुल्लाह ने बड़े रिस्ट्रेन का, बहुत पीछे रह के उन्होंने मुजाहरा किया है। ईरान ने, सऊदी, सब ने। बात ये सारी कि ये इस वक्त मजीद जंगें छेड़ने का वक्त है कि यहाँ पर आप यमन के अंदर दोबारा जंग छिड़ दें, ऑस्टिन लॉयड, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक कोई ऐसे ही मेरे ख्याल से कि कोई जैसे 153 वाला बना हुआ है ना, कि पीस रहे, ये ग्लोबल जो आपकी सप्लाई चेन है ये मुतासर ना हो, क्योंकि इस पर बड़ा दुनिया, देखें ना, आपके पास गंदम, पाकिस्तान में देखें ना, गंदम भी बाहर से आ रहा है, तो तेल भी बाहर से आ रहा है, तो दालें भी बाहर से आ रही हैं, तो ये भी बाहर से आ रहा है, तो वो भी। तो अगर ये आपके बंदरगाहों पे रुकते हैं जहाज़ आके, तो वो उसके नतीजे में हम एक हद तक तो हमारे पास ये शुक्र है कि हमारे पास ज़मीनी रास्ते भी हैं, लेकिन बहरहाल वो लंबे और पेचीदा हैं। तो इशू ये है कि, और वहाँ से तेल और ये चीज़ें तो नहीं आ सकती। तो ये इशू है कि इसको कैसे अब मैनेज करना है। पूरी दुनिया ज़ाहिर है इस पर, और फार ईस्ट के मुल्क बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। ये जो मशरिक़ी बैत के ममालिक हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। शिपिंग लेन्स अगर पूरी ऊपर से आती हैं, कीमतें बढ़ेंगी वहाँ पे, और तो इसको मेरा ख्याल है कि उम्मीद करते हैं कि जो पोलैंड में मुज़ाकरात हैं वो किसी नतीजे पे पहुँचें, नेतन्याहू हुकूमत का कोई कुछ करें, उधर जो फ़लस्तीनी हैं उनके पास जो लोग हैं उनको छुड़ाया जाए। ये जो 20,000 का इशू है ना, 20-22 हज़ार शोहदा, अगर तो ये गलत होता ना कि वो जनाब अगवा करके ले गए हैं और उसके नतीजे में कोई डायलॉग चल रहा है, ये इन्होंने जो बॉम्बिंग करके जो बेगुनाह मार दी है, इन्होंने सहाफ़ियों को मार दी है, इन्होंने एड वर्कर्स को मार दी है, उसका हिसाब कौन देगा? ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद अभी तक लगे हुए हैं कि कंसंट्रेशन कैंप बना देंगे और म्यूजियम बनेगा और दुनिया देखेगी और टिकट लगा देंगे गज़ब। इस तरह की अगर ये अपनी बकबक बंद नहीं करते तो उसके नतीजे में मामला तो ख़राबी की तरफ जाते हैं। और ये जो मैं सिर्फ 1 मिनट और लूँगा, उसमें बात कर लूँ। ये जो डम बम्स होते हैं ना, कि जो अनगाइडेड बॉम्बिंग, ये द्रेसदां का एक शहर है जर्मनी के अंदर, उस पर ये बॉम्बिंग हुई थी दूसरी जंग अजीम के दौरान। अगर हम उस ज़माने के पेपर्स दिखा सकें, द ब्लास्टिंग ऑफ द्रेसदन, ये द्रेसदन में अमेरिकन और ब्रिटिश जहाज़ों ने बॉम्बिंग की थी, और द ब्लास्टिंग ऑफ द्रेसदन, और उसमें, और फिर क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर उस ज़माने का दिखाएं तो अलाइड बॉम्ब्स 8 सोवियत ड्राइव ऑन द्रेसदन। तो द्रेसदन का जो शहर है जर्मनी का, वहाँ पे बयान होता है कि 25,000 लोग 3 दिनों में वहाँ पे, ये डम बॉम्बिंग होती है ना, अनगाइडेड, इधर भी फेंको उधर भी फेंको। और वो एक बहुत खौफनाक चीज़ है कि अब आप जब इस तरह की बॉम्बिंग करते हैं कि जो अनगाइडेड होती है, ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स जब हो रही थी ना अमेरिकन की, उसमें भी सिविलियंस मर रहे थे। तो अगर आप बिल्कुल सिविलियंस का सोचेंगे नहीं है कि बॉम्बिंग ही करते गए, तो ये अपनी जगह एक 60% जो बॉम्बिंग हुई है वहाँ पे, तो वो तो इन्होंने वाइट फॉस्फोरस भी इस्तेमाल किया और ये भी किया। और ये मैं इसमें आखिरी सिर्फ स्लाइड दिखा दूँ कि रेजिडेंट डेड पुट है 70,000, लेकिन बाद में इसके ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि शायद 1 मिलियन डेड पुट एट 70,000, कुछ कहते हैं कि इसमें
वहाँ पर ये 3 दिनों में जो है ये कुछ कहते हैं 70,000, कुछ कहते हैं 2-3 लाख, कुछ कहते हैं 25,000 मुख्तलिफ लोग, लेकिन ये जो ड्रेसडन का वाक़या है उसके बाद ये पहली दफ़ा, और फिर इसके ऊपर एक पूरी किताब भी आई हुई है फायरस्टॉर्म के नाम से, द बॉम्बिंग ऑफ ड्रेसडन 1945। तो अगर किसी ने ये पूरा एक मलबा बना दिया था उस शहर को, उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि इस तरह की बॉम्बिंग हमने नहीं करनी, शहरों को इस तरह तबाह नहीं करना, तो उसके बाद अब ये हुआ है गज़ा में। और साथ ही वो कह रहे हैं कि इसको वो बना दो जो कि इसको म्यूज़ियम बना के जो दूसरी जंग अज़ीम में जिस तरह हुआ था, तो वो कंसंट्रेशन कैंप बना दो। तो उम्मीद करते हैं कि कल तक कोई बेहतर खबर आएगी और ऑस्टिन लॉयड कोई अच्छा मैसेज लेकर आए होंगे और ये जंग बंदी की तरफ जाएगी दुनिया, और ये शिपिंग लेन्स वगैरह ये भी खुलेंगी, उम्मीद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।